हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जो IIT JEE के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। इस चैप्टर में देखिए क्या क्या चीज़ आती है एक्चुअल में। इक्विवेलेंट में देखिए सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में ये जो इक्विवेलेंट वर्ड है ना, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहली जो टर्म यहाँ से निकल के आती है वो आती है इक्विवेलेंट इटसेल्फ। इक्विवेलेंट इटसेल्फ। फिर जो दूसरी चीज निकल के आती है वो आती है इक्विवेलेंट वेट। इसको डिनोट करते हैं ई से। इक्विवेलेंट वेट में ही हमें पढ़ना पड़ेगा वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर। और फिर हम आ जाएंगे नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी कैपिटल N। इसके बाद आगे टाइट्रेशंस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइट्रेशंस होती है और कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टर्म्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी फैक्टर एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपन इक्विवेलेंट पे। क्या तुम लोग मोल को अच्छी तरह से जानते हो? बिल्कुल जानते हो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। जैसे मोल एक वर्ड है, ये किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यह एक टाइप की यूनिट होती है। ऐसे जैसे 1 kg, 2 kg, 5 kg ऐसे होता है। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल एंड सो ऑन। 1 लीटर, 2 लीटर ऐसे होता है। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। जैसे अपन यहाँ पे लिखें 1 मोल। अब आगे लिखना पड़ेगा किसका, जैसे 1 kg, तो व्हाट 1 kg, वाटर, है ना। तो 1 मोल वाटर। ऐसे ही 5 मोल KMnO4। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में? अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इक्विवेलेंट भी एक यूनिट ही होती है, एक अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो हमारी जो लिस्ट बनी हुई थी ना यूनिट्स की, भाई ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, लीटर, न्यूटन, फिर नीचे चलते चलते आते हैं तो आता है मोल। ऐसे ही उस लिस्ट को और एक्सटेंड करोगे तो आगे क्या देखने को मिलेगा? इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? इट इज नथिंग बट a type of unit. It represent a particular amount of substance just like mole. बिल्कुल मोल की तरह ही होता है। मैं ऐसे लिखूंगा 1 इक्विवेलेंट वाटर, 2 इक्विवेलेंट HCl एंड सो ऑन। तो ये जो इक्विवेलेंट है ये मोल की तरह ही होता है। ये नई टर्म है, नई चीज है, तो इसको नए तरीके से सीखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एडवांस रूप अपन बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अब कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है ये तो ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जैसे शुरू में आपको ये पता नहीं था कि मोल जो होता है वो कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं अपन इक्विवेलेंट को डिफाइन करते हैं। देखिए इक्विवेलेंट, द वर्ड इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, लाइक 2 मोल, 5 मोल। सिमिलरली अब अपन क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट की टर्म में चलेंगे, 2 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट एंड सो ऑन। वी नो, क्या आपको मोल फाइंड करना आता है? बिल्कुल आता है। मोल इज नथिंग बट वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट को भी डिफाइन करेंगे, फाइंड करेंगे मैथमेटिकली। तो जैसे मोल में मोलर मास आता है, ऐसे ही इक्विवेलेंट में क्या आता है? इक्विवेलेंट वेट।
वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो याद रखने का सीधा सा तरीका है, पहले मोल का फॉर्मूला याद होता है, उसमें मोलर मास आता है और इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास आता है। अब हमारे लिए नई चीज आ गई, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट, ई, इसको ई से डिनोट करते हैं। इट इज नथिंग बट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पर वैलेंसी। अब देखिए, क्या हम एटॉमिक मास जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, मास ऑफ सिंगल एटम। क्या हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो उसी लिस्ट को आगे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट मास भी मिलेगा। तो इक्विवेलेंट मास कुछ अलग चीज नहीं होती, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ही होता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, पर वैलेंसी। एक वैलेंसी के हिसाब से आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बहुत ही सीधे वर्ड्स में बोलें कि दुनिया में किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट ही होता है, पर वैलेंसी होना चाहिए। और पर वैलेंसी लाना है तो जो भी वैलेंसी होती है उससे डिवाइड कर दो, एक वैलेंसी का वेट निकल के आ जाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24, लेकिन वैलेंसी 2 होती है। तो एक वैलेंसी के हिसाब से जो वेट निकल के आता है दुनिया उसे क्या बोलती है? इक्विवेलेंट वेट। यहां वर्ड इक्विवेलेंट का मतलब देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, बट क्या इक्वल? वेट इक्वल नहीं है, ये इक्वल है वैलेंसी। मतलब वैलेंसी सेम रहे तो क्या वेट निकल के आएंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के। 3 सब्सटेंस है एक्स वाई जेड, तीनों की वैलेंसी अलग अलग है, तो पर वैलेंसी फाइंड कर लो, तीनों के लिए सेम हो जाएंगी ना वैलेंसी। तो जो वेट निकल के आएगा उसे क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी को आगे हमने थोड़ा सा बड़ा करके क्या बोल दिया? वैलेंसी फैक्टर। क्योंकि वैलेंसी तो चलो छोटे मोटे चीज़ों की वैलेंसी तो आपको आती है, लेकिन तुमसे कोई पूछे कि KMnO4 की वैलेंसी बताइए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तुमसे कोई पूछे एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताइए तो बता दोगे, लेकिन इसकी वैलेंसी कैसे बताओगे? तो वैलेंसी को हमने कौन से टर्म से रिप्लेस कर दिया? वैलेंसी फैक्टर से, ताकि ये सभी के लिए इजीली अपन डिफाइन करें और फाइंड करें। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लें अपन कि मेरे पास है सोडियम, तो इसका इक्विवेलेंट वेट लाना है। तो इक्विवेलेंट वेट मत लाओ, एटॉमिक वेट लाओ और वैलेंसी से डिवाइड कर दो। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। वैलेंसी फैक्टर 1, वैलेंसी 1 होते ही दोनों सेम हो जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आ गया? 23। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम के लिए इक्विवेलेंट वेट की बात करता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12। सिमिलरली मैं एल्यूमिनियम के लिए बात करता हूँ तो 27 डिवाइडेड बाई इट्स वैलेंसी 3 इज इक्वल्स टू 9। करेक्ट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें किसी को। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड मामला। इसको और कई तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। आगे दूसरा डेफिनेशन देखिए इसका, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ से देखिए, इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस दैट रिएक्ट ऑब्लिक डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। मतलब सीधा सा है, किसी भी सब्सटेंस का कितना भी वजन कितने भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, आपको वो पता लगाना है जो 8 ग्राम से रिएक्शन करता है। बस वो जो आपने पता लगा लिया ना, वो इक्विवेलेंट वेट होता है। यह एग्जांपल देखिए, सपोज कोई एलिमेंट है एक्स या कोई भी सब्सटेंस है एक्स, उसका 5 ग्राम एग्जैक्टली 8 ग्राम से रिएक्शन करता है। कोई दूसरा सब्सटेंस है वाई, उसका 6 ग्राम एग्जैक्टली 8 ग्राम से रिएक्शन करता है। कोई तीसरा सब्सटेंस है जेड, उसका 7 ग्राम एग्जैक्टली 8 ग्राम से रिएक्शन करता है। तो इस 5, इस 6 और इस 7 को ही क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट दीज सब्सटेंसेस। आई थिंक क्लियर हो गया मामला क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस का वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन बोल दो, अगर हाइड्रोजन होती है तो 1 ग्राम ले लेंगे, क्लोरीन होती है तो 35.5 ले लेंगे, तो उस वेट को अपन क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट वेट बोल देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स 5, वाई 6 एंड 7। इसको अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये
16 ग्राम के साथ रिएक्शन होती है किसी सब्सटेंस Q की, और वो है 50 ग्राम। तो 16 ग्राम की रिएक्शन 50 से होती है, होने दो, लेकिन मुझे कौन सा वेट चाहिए? जो 8 ग्राम से रिएक्शन करता है वो वेट मुझे चाहिए। तो 8 के हिसाब से कितना ग्राम आ गया? 25। दिस 25 विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Q। ये है कहने का मतलब। तो इन सब्सटेंस का खुद का वेट तो अलग अलग होता है, लेकिन ये सेम वेट के साथ रिएक्शन करते हैं, सेम वेट के साथ रिएक्शन करते हैं, जो यहाँ पे 8 ग्राम है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, a metal gains 10% weight on reaction with oxygen, find equivalent weight। तो कोई मेटल M है और उसका वजन कितना बढ़ जाता है? 10%। इसका मतलब अगर मैं M को 100 ग्राम लेता हूँ, M को 100 ग्राम लेता हूँ, तो टोटल वजन कितना हो जाता है उसके बाद? 110। तो बताइए ये जो ऊपर का 10 ग्राम है वो किसकी वजह से आ रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। तो हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर? 10 ग्राम। तो 100 ग्राम के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन चिपक रही है? 10 ग्राम। लेकिन मुझे 10 वाला नहीं, मुझे चाहिए 8 ग्राम के साथ कितना मेटल चिपक रहा है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो 80 ग्राम मेटल will react 8 gram of oxygen in this case if reaction is completed। तो this 80 will be the equivalent weight। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो आई थिंक न्यूमेरिकल बनाने होते हैं तो यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि इतने ग्राम की रिएक्शन इतने ग्राम से होती है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। मुझे तुम एक छोटा सा सवाल बना के बता दो कि कोई मेटल एम है और इसका x ग्राम जो है वो y ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करता है कंप्लीट और प्रोडक्ट बनाता है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ m? इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस m बताओ कैसे फाइंड करोगे? x ग्राम के साथ y ग्राम की रिएक्शन, तो मुझे y नहीं, मुझे चाहिए 8 ग्राम के साथ कितने की रिएक्शन होती है। तो बताइए 1 ग्राम ऑक्सीजन की रिएक्शन कितने से होगी? डिवाइड कर दो इधर ले जाके, तो x डिवाइडेड बाय y, ये आ जाएगा 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। मुझे 1 नहीं, मुझे चाहिए 8 ग्राम के साथ। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितने ग्राम रिएक्शन करेगा? डिवाइडेड बाय y। तो मुझे 8 ग्राम के लिए चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो। तो ये आ जाएगा x बाय वाई इंटू 8, जो पूरा वैल्यू आएगा वो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन में आ जाएगा। क्लोरीन में क्या करना है? 35.5 लेना है, हाइड्रोजन आ गया तो 1 लेना है। क्लियर मामला? ठीक है, चलिए तो आगे अपन बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर व्हाट इज इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट तो मोल की तरह होता है और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट की तरह है। ठीक है, यहां तक आगे देखिए। ये तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट पेज पे आइए। जैसे कोई एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है, इनके एटॉमिक मास कितने होते हैं? ये लिस्ट अपने को दे रखी है। वैलेंसी कितनी होती है? 1 2 3। लेकिन आयरन की वैलेंसी की बात करें तो आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई मैं 2 से डिवाइड करूँ या 3 से डिवाइड करूँ, तो हमें 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 28 आ रहा है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 18.6 आ रहा है। अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 28 भी हो सकता है, 18.6 भी हो सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या एक ही सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंसी अलग अलग हो सकती है। वेरिएबल वैलेंसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सेम सब्सटेंस कैन हैव मैनी वैलेंसीज, दैट्स व्हाई मैनी इक्विवेलेंट वेट। और अगर मैनी इक्विवेलेंट वेट आएंगे तो उसके इक्विवेलेंट्स भी मैनी हो जाएंगे फिर तो मोल में और इसमें यही डिफरेंस है। जैसे अपन यहाँ पे बोले 1 मोल ऑफ एक्स, तो इसका जो भी वजन आएगा वो फिक्स आएगा। लेकिन मैं बोल दूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ एक्स, तो ये जो वेट है ये अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कभी 20 ग्राम हो सकता है कभी 30 ग्राम हो। लेकिन अगर ये मान लेते हैं 50 ग्राम है तो ये फिर 50 ही रहेगा। 1 मोल ऑफ एक्स अगर 50 ग्राम है तो ये 50 ही रहेगा।
लेकिन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एक्स 20 ग्राम है तो जरूरी नहीं है हमेशा 20 रहे, 30 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसीज। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, सेम सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट वैलेंसी फैक्टर, सो डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट एंड इक्विवेलेंट्स। ठीक है, क्लियर यहां तक का हिसाब किताब? इससे आगे चलिए। अब नेक्स्ट अपन मेन हमारा टारगेट अब क्या है, हाउ टू फाइंड वैलेंसी फैक्टर। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि इक्विवेलेंट लाना है, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट लाना होता है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करना होता है, और जब इक्विवेलेंट वेट लाना होता है तो उसमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। एटॉमिक मास में कोई दिक्कत है ही नहीं, मॉलिक्यूलर मास में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अब उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर से। वैलेंसी फैक्टर अगर सही आ गया तो खत्म कहानी, कोई मैटर ही नहीं है ज़्यादा फिर। तो नेक्स्ट मेन हेडिंग हो जाएगी हाउ टू फाइंड वैलेंसी फैक्टर। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस और रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है, जैसे आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो कभी 2 में कंपाउंड बन सकता है, कभी 3 में बन सकता है, उसके हिसाब से उनके इक्विवेलेंट वेट होंगे। नंबर फर्स्ट, वैलेंसी फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शंस में जब एसिड की बात करते हैं तो H+ डोनेट करता है, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इज नथिंग बट नंबर ऑफ H+ पर स्पीसीज डोनेटेड इन द रिएक्शन। ये ध्यान रखना है भैया, कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं इससे मतलब नहीं है, कितने डोनेट कर रहा है उससे मतलब होता है। बेस के लिए क्या जाएंगे, OH- आयंस आ जाएंगे, और H+ गेन भी कर सकता है ना। ध्यान रखना पर स्पीसीज है, लेकिन ये एक ही स्पीसीज के हिसाब से। एग्जांपल देखिए, H2SO4 की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रखी है और दे रखा है NaHSO4, तो हमें कैसे पता चलेगा इसने कितने हाइड्रोजन डोनेट किए? तो आप सल्फेट को देखो यहाँ पे, इस सल्फेट के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और यही सल्फेट यहाँ आ गया, उसके पास अब कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 1 सोडियम। तो बताइए इस H2SO4 ने कितने हाइड्रोजन डोनेट किए, छोड़ दिए, 1 हाइड्रोजन छोड़ा है, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 1। और अगर वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट ही इक्विवेलेंट वेट होता है। ये खोपड़ी में सेट कर लेना है डेफिनेशन, बट ये पर वैलेंसी होता है, तो यू हैव टू डिवाइडेड इट बाय वैलेंसी फैक्टर 1। और इसका तो 1 ही आना है किसी भी केस में, क्योंकि है ही एक ही इसमें, तो है ना। मान लो कहीं पे ऐसा आ जाए 3NaOH, तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर 3 आना चाहिए, 1 आना चाहिए? नहीं, 3 नहीं आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक NaOH 3 OH कैसे छोड़ेगा भाई, जब है ही उसमें एक, तो पर स्पीसीज देखना होता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया ये मामला। नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। चलिए, अगर यही रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है H2SO4 प्लस 2NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, इस केस में ये जो सल्फेट है वो कितने हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, देखो ये देखो यहाँ पे क्लियर क्लियर, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, अब तो एक भी नहीं है, तो उसने दोनों हाइड्रोजन डोनेट कर दिए। इस केस में वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 49। देखिए ये वही H2SO4 है लेकिन रिएक्शन अलग है, तो वैलेंस फैक्टर अलग हो जाएगा, इक्विवेलेंट अलग हो जाएगा, ये तो 40 ही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, Na2CO3 की HCl के साथ रिएक्शन हो रही है और ये प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ देखिए कार्बोनेट के पास क्या हाइड्रोजन एक भी नहीं है और यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, इट मीन्स दिस स्पीसीज गेन्स 1 हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 1, वाइल HCl का तो ऑलवेज 1 ही होना है। दूसरी रिएक्शन में ये 2 हाइड्रोजन गेन कर रहा है और 2 गेन करके क्या बनाता है, H2CO3, जिसको अपन टुकड़े करके क्या लिख देते हैं, H2O एंड CO2। तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस कार्बोनेट, 2, एंड HCl का तो 1 ही होना है, तो ये इनके वैलेंसी फैक्टर आते हैं। सिमिलरली ये हो गया एसिड बेस रिएक्शन में। नेक्स्ट लेते हैं अपन वैलेंसी फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे लाते हैं? तो रिडॉक्स रिएक्शन में तो H+ और OH- का मैटर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मैटर होता है, और उसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और उनसे प्रोडक्ट बनता है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है।
तो व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर स्पीसीज, एक स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये वैलेंसी फैक्टर हम मोल कॉन्सेप्ट में रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। ये वही वैलेंसी फैक्टर है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रिएक्शन के पास में जाके आवाज सुनते हैं, क्या वो बोल रही है क्या, तो रिएक्शन से तो आवाज आने वाली नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। तो हमें कैसे सोचना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर से। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे 6 है, तो डेफिनेटली इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे, तो वैलेंस फैक्टर 4 आ जाएगा। इधर से देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे। सिमिलरली पर स्पीसीज है, ये भी ध्यान रखना, जैसे 2mg गिव्स 2mg प्लस 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या वैलेंस फैक्टर 4 होना चाहिए? नहीं। 2 मैग्नीशियम ने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो पर मैग्नीशियम तो 2 ही आएंगे, तो वैलेंसी फैक्टर 2 निकल के आएगा। ठीक है ना? तो ये वैलेंस फैक्टर तो हम पहले भी कर लिए थे और अब और अच्छे से हो गया है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों के वैलेंसी फैक्टर्स का आइडिया हमें होना चाहिए, बाकियों में तो कोई टेंशन नहीं आती है। तो जैसे हमें दे दिया H3PO2, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। तो एक फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक ही ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो इससे H हो गया, और 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ जुड़ते हैं। तो इसमें देखिए एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है इसमें, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 1। और ये जो 2 हैं ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होते हैं, रिड्यूसिंग H होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें दिख रहे हैं 3 हाइड्रोजन, लेकिन वैलेंसी फैक्टर 1 है इसका। एसिडिक हाइड्रोजन वो होते हैं जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मतलब आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो पता चलेगा। दूसरा H3PO3, ये भी सेम लॉजिक से बनेगा, P डबल बॉन्ड O एक फिक्स है इसमें। अब कितने ऑक्सीजन बच गए? 2, तो दोनों ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। तो अब इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। और तीसरा केस आ जाता है H3PO4, इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, फिर 3 ऑक्सीजन बचेंगे, तो तीनों के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तीनों के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 3। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना पड़ेगा भाई आप लोगों को। तो केवल शक्ल देख के वैलेंसी फैक्टर नहीं करते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं, तो वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं है, 1, 2 एंड 3 है। ऐसे एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं दुनिया में। CH3COH एसिटिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन तो 4 हैं, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा एसिड बेस रिएक्शन में? 1 होगा। इस तरह से हम आराम से बता सकते हैं। आई होप क्लियर होगा सबको ये, और ये एग्जाम्पल ध्यान ही रखने अपने को। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले पेज पे। तो यहाँ जाते हैं, देखिए वैलेंसी फैक्टर जो फाइंड करे थे अपन, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे आता है? तो नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज, जिन एटम्स में चेंज हो रहा है उनका काउंटिंग ले लेंगे, क्योंकि जो चेंज आता है वो पर एटम आता है हमेशा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हायर माइनस लोअर करके चेंज फाइंड कर लेंगे। उस चेंज को जिन एटम्स की हम बात कर रहे हैं ना, उन्हीं का नंबर है ये। जैसे हम क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो क्रोमियम कितने थे, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने थे। तो इट इज द नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हायर माइनस लोअर करना है। एग्जाम्पल देखिए K2Cr2O7, क्रोमियम +6 पे है, तो ये ईच क्रोमियम, दोनों क्रोमियम +6 एंड +6 है, यहाँ +3 है, तो डिफरेंस जो आएगा वो 3 का आएगा, वो आएगा पर क्रोमियम। तो हाउ मेनी क्रोमियम एटम्स आर देयर? 2, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट 2 इंटू डिफरेंस 3, 6 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, m/6 कर देंगे। C2O4-2 में कार्बन कितना है? +3 दोनों कार्बन, यहाँ +4 गया तो चेंज 1 का आएगा, बट नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। ओवरऑल दिस स्पीसीज डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस स्पीसीज गेन्स 6 इलेक्ट्रॉन। ये मतलब होता है इस वैलेंसी फैक्टर का। अगर इधर से देखें तो क्रोमियम एक ही होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स 1 होगा, इधर कार्बन 1 है तो नंबर ऑफ एटम 1 होगा, चेंज तो सेम ही रहेगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सिंपल सॉल्ट, सॉल्ट्स के वैलेंसी फैक्टर अगर लेने हैं, अगर कोई रिएक्शन नहीं दे रखी है, तो फिर हमें क्या देखना है? टोटल
पॉजिटिव ले लो चाहे टोटल नेगेटिव ले लो मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्ट में हमेशा सेम होते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट आराम से फाइंड कर सकते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फाइंड करना है, एक ही फाइंड करना, दोनों मत फाइंड कर लेना। वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन अगर देख रहे हैं तो चार्ज ऑन द आयन। एग्जांपल देखिए, जैसे एल्यूमिनियम +3 है तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 3, सल्फेट -2 है तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 2। मैग्नीट्यूड वाइज ही लेना होता है। अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करता हूँ तो ये सोल्ट है, इसका वैलेंसी फैक्टर देखना है तो 2 एल्यूमिनियम 6 हो गए कि नहीं हो गए, 3 सल्फेट है तो -6 हो गए, तो कोई एक ले लो दोनों में से, वैलेंसी फैक्टर 6 आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह में आराम से वैलेंसी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं कि वैलेंसी फैक्टर हम कैसे लें। मान लो Fe3O4 कन्वर्ट हो रहा है कार्बन के साथ, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। चेंज करना पड़ेगा इसको, कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा देते हैं। चलिए, बन गया आयरन और CO2। अब तुमसे पूछेगा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लाओ, कितना है 8/3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, तो चेंज कितना का है 8/3 का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर अगर तुम्हें लाना है तो नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज, आयरन कितना है 3, तो 3 टाइम्स और डिफरेंस कितना आएगा 8/3। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये। अगर इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो ये कितने नंबर पे +2 पे, कितने पे चला गया +4 पे, 2 का डिफरेंस है, एक एटम है, तो 1 × 2 = 2। इस तरह से इसका वैलेंसी फैक्टर लाना है तो ये 1 × डिफरेंस 8/3 आएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 8/3 आ जाएगा ना। इसका वैलेंसी फैक्टर लाना है तो वो आ जाएगा 1 × डिफरेंस 2 = 2। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है ये। और वैलेंसी फैक्टर आ गया तो फिर इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कुछ नहीं होता है, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ही होता है पर वैलेंसी। बार बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। इसके बाद अगली पेज पे मूव करते हैं। इससे पहले अब फाइनल अपने आ जाते हैं हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट में। देखें क्या हिसाब किताब है, यहाँ आ जाते हैं बेटा। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा मैटर है। जो फर्स्ट हमने डेफिनेशन लिखी थी कि भाई इक्विवेलेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। बट E = क्या लिख सकते हैं अपन, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इसको उठा के यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट = बताओ क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया बेटा कि वेट से इक्विवेलेंट कैसे लाते हैं। मान लो 10 ग्राम दे रखा है किसी का भी, किसी का 20 ग्राम दे रखा है, किसी का 40 ग्राम दे रखा है, तो मोल तो हम आराम से फाइंड कर लेते थे, इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लेंगे। वेट अपॉन मोलर मास इंटू वैलेंसी फैक्टर, और वेट अपॉन मोलर मास को क्या बोलते हैं बेटा, मोल। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इज नथिंग बट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। तो किस दुनिया में किसी भी चीज़ के इक्विवेलेंट लाने हैं तो उसके मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। आराम से स्विच कर लेंगे इक्विवेलेंट पे। मोल आना चाहिए तो मोल तो पहले से आता है हमें, वैलेंसी फैक्टर और सीख लिया हमने, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो ये परफेक्ट याद रखो कि मोल पहले पढ़ा था हमने, उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा जो बाद में पढ़ रहे हैं अपन, करेक्ट।
ऐसे ही तुमने पढ़ा होगा मोलैरिटी, मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल्स आते हैं सॉल्यूट के, फिर इसको यही तो है मोल एम इंटू वी, और ये वैलेंसी फैक्टर, तो ये भी तो इक्विवेलेंट ही है, ये भी तो इक्विवेलेंट ही है। तो इक्विवेलेंट से एम इंटू वी इंटू वैलेंसी फैक्टर से भी इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले बनाए, वेट से भी इक्विवेलेंट आ जाएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, या फिर सबसे बेस्ट तो एक ही फॉर्मूला याद कर लो तुम तो यार, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, कुछ भी दे दे सवाल में मोल लाओ वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो मोल कैसे लाओगे तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं हमारी फाइनल टर्म नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए पिछले वाली सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जैसे मोलरिटी में क्या आता है? मोल। मोलरिटी में क्या आता है? मोलरिटी में आता है मोल। सिमिलरली नॉर्मेलिटी में क्या आता है? इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट्स इट। तो मुझे कितने भी लीटर में कितने भी इक्विवेलेंट हो, 1 लीटर में कितने वो लाने हैं, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। अगर वॉल्यूम ml में होता है तो बेटा क्या आता है? मिली इक्विवेलेंट। क्या आता है? मिली इक्विवेलेंट, n इंटू वी इन ml। मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, ये ध्यान रखना है। और ये हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट, ये वही है जो हमने पिछले किया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल, और यहीं से देखिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर ये होता था, और ये नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है। तो इन दोनों को इक्वल कर दो तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, व्हाट वी गेट? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स, ये वही तो है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, और दोनों में वॉल्यूम तो 1 लीटर होता ही है। तो मोलरिटी तुम अच्छे से जानते हो, तो वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैटर है। करेक्ट? तो किसी भी सब्सटेंस की मोलरिटी अगर तुम जानते हो तो उसकी नॉर्मेलिटी भी जानते हो। अब से केवल वैलेंसी फैक्टर का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट चाहिए, या फिर पहले मोलरिटी फाइंड कर लो बाद में मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन, ये फॉर्मूला था हमारा, ये वेट से इसको डिवाइड कर दिया, वैलेंस फैक्टर 2 होता है, 0.1 आ गया इक्विवेलेंट। बस 3 चीजें चाहिए नॉर्मेलिटी के लिए, एक लाइन के कुछ ऊपर, एक लाइन खुद, और एक लाइन के नीचे। ये इक्विवेलेंट हो गया, ये लाइन हो गई, और ये वॉल्यूम हो गया, डिवाइड कर दो, 0.2 इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया, दैट्स इट। अगर मिक्सिंग का केस आता है तो जैसे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल करते थे, तो यहाँ से पहले M फाइनल फाइंड कर लेंगे, फिर उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेंगे फाइनल वाली। या तो ऐसे कर लो, या डायरेक्ट ही आप N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N फाइनल V फाइनल भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सिंपल सा एग्जांपल ले ही रखा है अपनों ने। क्लियर है मामला यहाँ तक का? अब कोई सवाल कैसे भी आ जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, क्योंकि मोलरिटी ही है ये, वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आ गया, फाइंड मोल्स ऑफ CO2 गैस formed by the reaction of हंड्रेड ml 0.01 N, यहाँ N आएगा लिखा हुआ, H2CO3 and 400 ml 0.01 M NaOH। ये सिंपल सा सवाल आ गया। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लोगे आप,
NaOH प्लस H2CO3 एसिड बेस रिएक्शन है बेटा। कंप्लीट रिएक्शन में हम Na2CO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट H2O मान लो इसमें CO2 की जगह H2CO3 आ गया, Na2CO3 आ गया। ठीक है, कितना Na2CO3 बनेगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हो गया। अब इसके मोल निकाल, मोल एनालिसिस करनी है सिंपल सी। तो NaOH के मोल कैसे आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो मिलीमोल आ जाएंगे। कितने, 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये तो इक्विवेलेंट आएगा। तो पहले इसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो बेटा। तो मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये इधर देख लो। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है यहाँ पे, 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, मोलरिटी आ जाएगी। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर 0.1। ये हो गया। अब हमें इसकी रिएक्शन देखिए, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, 4/2 तो 2 होगा। ये 100 लेना पड़ेगा यार फिर, क्योंकि मिली ले रहे हैं ना अपन तो ये 100 लेना पड़ेगा। तो इसको उड़ा दो 50, तो 0.5। और ये है 4, तो यही LR होगा भाई। तो यही LR होगा, तो इसके हिसाब से डिजाइन हो जाएगा ये। तो 0.5 मोल बन जाएगा ये आंसर आ गया हमारा। दैट्स इट। इस तरह से आराम से करो, नॉर्मलिटी कुछ भी नहीं होता, जस्ट वैलेंसी फैक्टर को दिमाग में रखो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ठीक है।